पहले भी इस तरह से कर चुके हैं। उनको मंत्रिपरिषद में लिया गया था और उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया था। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है और उसका बारे में मैं समझता हूँ कि टिप्पणी वो स्वयं कर सकते हैं। कांग्रेस में 3 या 4 धड़े हैं, छोटा सा ग्रुप है, उसमें भी 3 और 4 धड़े हैं। और कामत जी का तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमने बीड़ा उठाया है उसमें एक आहुति उनकी तरफ से भी है। बाकी अंदरूनी मामला है, अजीत जोगी जी उधर अलग पार्टी बना रहे हैं, कांग्रेस में भगदड़ मच गई है और एक तरह से भ्रष्टाचार मुक्त। तो दर्शक और हैं, इंद्रोजा जी हैं बीकानेर से और राजेंद्र जी अजमेर से हमारे साथ हैं। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। बताएं सर। भाई साहब सभी मेहमानों को भी नमस्कार करता हूँ। जी सर। भाई साहब आज की जो डिबेट है इसका अगर हम बात करें तो वैसे तो ये कांग्रेस का व्यक्तिगत बहुत ही अंदरूनी मामला है, लेकिन अब डिबेट चल रही तो मेरे जहाँ तक राय है भाई साहब, देखिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आंतरिक लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं। ये एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है पार्टी। इनके नेतृत्व गांधी और नेहरू परिवार के अलावा नेतृत्व आज तक रहा नहीं। और दूसरी सबसे बड़े फैक्टर मैं देख रहा हूँ भाई साहब कि कांग्रेस के जो नेता है, सीनियर लीडर जो है, वो अपना आत्मबल खो चुके हैं। उनका आत्मबल बिल्कुल कमजोर हो गया है इस पार्टी के अंदर। और लगातार जितने 17 चुनावों के अंदर 13 चुनाव 3 सालों के अंदर विधानसभा चुनाव पार्टी हार चुकी कांग्रेस, और अब कॉन्फिडेंस इतना कमजोर हो गया है, इसलिए इसके ये परिणाम है। और जो भी मेरे भाई साहब भी कह रहा हूँ इनके अंदर जो पहले भी रहा है, शर्मा साहब गए थे, पवार साहब गए थे, अभी जो नड्डा जी हेप्तला जी की बात कर रहे थे, तो ये सिलसिला लंबा है। धन्यवाद आपका। राजेंद्र जी नमस्कार। अजमेर से राजेंद्र जैन बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। बताएं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है, आपके जो परिवर्तन योगदान आया है उसमें आंतरिक संघर्ष गुटबाजी से असर पड़ रहा है, कांग्रेस में भी असर पड़ रहा है इस बात का। शुक्रिया आपका नारायण बारेट साहब। कांग्रेस को फिलहाल नेतृत्व को दिशाहीन कहा जा सकता है कि आखिर संभल नहीं रहा, और ऐसे हालात में अब राहुल गांधी कहते हैं कि 10 लोगों को लेकर एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे जो तय करेगा कि पार्टी कैसे चलेगी। प्रशांत किशोर की सेवाएं लेना राजनीति की पराजय है, डेमोक्रेसी की पराजय है। और बीजेपी ने भी अपनी राजनीतिक पूंजी प्रशांत किशोर के जरिए बनाई, यानी मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट के जरिए। एक बात मैं रिकॉर्ड कराना चाहूँगा, वेस्ट में एक आयरिश थिंकर में उनकी एक बुक अभी आई है उनकी डेथ के बाद, एज ऑफ वॉइड, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां डेमोक्रेसी में खत्म हो रही है, वो रहेंगी लेकिन उनका प्रभाव नहीं रहेगा। और उनकी जगह कौन आएगा? ऐसे राजनेता आएंगे जिनका जनाधार नहीं होगा, वो सोशल साइट से आएंगे, वो फाइनेंशियल मैनेजर के जरिए आएंगे, वो लॉबिस्ट जर्नलिस्ट के जरिए आएंगे, और उसी का वजह से हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। और दूसरा जो पॉलिटिकल थिंकर है डॉक्टर पीटर एलेन, वो भी ब्रिटेन के, उन्होंने भी ये भारत का उदाहरण भी दिया उन्होंने कि जो छोटी ये जो डेमोक्रेसी है उसमें इस तरह की ताकतें उभरना डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है। तो हिंदुस्तान जैसा 120 करोड़ की आबादी का एक बहुलवादी समाज है, अगर आप उसमें पॉलिटिकल वर्कर तैयार करने का काम सत्याग्रह, जनसंग्रह और समाज सेवा से नहीं कर रहे हैं और बाजार से ला रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों पार्टियों ने प्रशांत किशोर की सेवाएं ली है, ये इनका सामाजिक सेवाओं से पलायन है जो हमारे लिए चिंता का सबब है। और तीसरे एक थिंकर है तीर्थंकर बंदोपाध्याय, जो ब्रिटेन में बेस्ड है। उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को लेकर इन दोनों थिंकर से जोड़ा और कहा कि जो नई लीडरशिप आ रही है उसमें जतिन प्रसाद, सुप्रिया सूले, हमारे पीसी चीफ का भी नाम है, ये वो लीडरशिप है जो डिस्कनेक्टेड है और प्रभावशाली हो भी सकती है। तो ये हमारे लिए चिंता का सबब है। हिंदुस्तान जैसे राजनीतिक सोच वाले देश में जो भी वर्कर आए वो काम करते हुए आए, न कि ब्रिटेन से, यूके से, अमेरिका से पढ़ाई करके आए। अब जो लीडरशिप आ रही है एलिट क्लास की आ रही है, वो वेस्ट में पढ़ती है, एमबीए विदेश से करते हैं, घड़ी उनके वेस्ट की होती है, कॉन्स्टेंसी उनको देसी चाहिए, इसलिए सारी झमेला है। ज्ञान देवा ओझा साहब, अच्छे से हालात को तो बयान कर दिया। मैं जानना चाहता हूं इस बीच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों पार्टियों को एक साथ आंकने लगे हैं लोग। गुरुदास कामत को लेकर के चर्चा प्रारंभ हुई। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के नारायण बारेट जो व्याख्याएं कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इनकी व्याख्याओं से कोई भी सहमत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में मास टच है, मास लीडर है, जनता की सेवा करके है, और हमारे यहाँ किसी पार्टी में बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन नहीं चलता। नीचे बेस के इकाई अध्यक्ष आज कहा गया पोलिंग का अध्यक्ष, पहले इकाई अध्यक्ष होता था पंचायत ग्राम का, इकाई अध्यक्ष से आज पोलिंग का अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय नेताओं तक हमारा ट्रेनिंग, हमारे प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं, और उनमें
और जो इनका कहना है कि वहाँ इंडस्ट्रिस्ट जाते हैं, बिल्डर्स जाते हैं, एम्प्लॉयर्स जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं, बिल्कुल 100% गलत है। हमारे एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी 10 लोगों की टीम बनाकर इन हालात से निपटकर बीजेपी के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी चर्चा करना बेकार है। वो राजनीति में एक खिलौना शब्द तो हल्का होगा, एक बाजीगर हैं, वो जगलर की तरह से काम करते हैं और वो 2-2 महीने गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। उनके बारे में राजनीतिक सोच, न समझ, न व्यवस्था, न कोई वर्किंग। ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से मैं नहीं लेता। आशोभा जी, मेरी बात, ऐसे व्यक्ति, मैं बचपन से संघर्ष किया हूँ। मैं विद्यार्थी नेता रहा, मैं हिंदू जागरण मंच का नेता रहा, मैं मजदूर नेता रहा। मैंने 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लोगों की रैली निकाली है। मैं बेस से ऊपर उठाऊं। सिर्फ राहुल गांधी ने कहीं संघर्ष किया ही नहीं। पुश्तैनी और पड़ोसी हुई खीर। चलिए, सोनिया गांधी पर आ जाता हूं। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी पर आ जाता हूं। खीर को भी वो खा नहीं पाए। राय बता दीजिए अशोक पंडित जी, रुकिएगा, आऊंगा मैं। तस्मई और खीर दी गई, वो भी खा नहीं पाए और उसको भी उन्होंने बिखेर दिया। इसलिए आप मानते हैं कि कांग्रेस में अगर कायापलट की जरूरत है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हटाकर तस्वीर देखनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल यही, उनको छोड़ करके और अशोक गहलोत जैसे प्रैक्टिकल नेता और राष्ट्रीय नेता और भी उनको लाना चाहिए। ये आपकी निजी राय है? मेरी निजी राय है, पार्टी की नहीं। मुझे आसोपा साहब, मुझे आपने बुलाया, मैं निजी राय दे रहा हूँ। जी आसोपा साहब, तस्वीर का जो रुख बयान किया उसके बाद क्या लगे? कांग्रेस लीडरशिप को लेकर यहाँ पर चैलेंज है और कामत हो, अजीत जोगी हो या फिर इस तरह की कोई और समस्या हो, सारा हल एक लीडरशिप के जरिए निकाला जा सकता है जो फिलहाल कमजोर है। और क्या 10 लोगों को लाकर राहुल गांधी इसको मजबूत बना पाएंगे? मैं ये नहीं मानता कि हमारी लीडरशिप कमजोर है। देखिए, 2014 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस का प्रतिशत बढ़ा है और मध्य प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ हमने लोकसभा का उपचुनाव जीता, यहाँ विधानसभा को 3 उपचुनाव जीते। बंगाल में भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। आसाम में हम 15 साल से सरकार में थे, उसकी इनकम्बेंसी 15 साल की आती ही है। एक उसको लेकर के सारी बात हो रही है और ये वातावरण बन रहा है। संगठन कमजोर होता जा रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन अब आप का सुख नहीं, संगठन की बात करें, पार्टी की बात करें। देखिए, सत्ता का सुख का सवाल नहीं है। सरकार जब होती है, यही 15 राज्यों में सरकार हो तो ये चर्चा ही आप नहीं करेंगे और वो छोड़ के भी कोई नहीं जाएगा। मैंने जिक्र किया कि पहली बार मुझे कांग्रेस पर 4 डिबेट करनी पड़ी 1 महीने में। उन नेताओं को व्यक्तिगत स्वार्थ, किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं मानता कि देश के आम जनमानस में जहाँ 10 करोड़ वोट हमें मिले, 17 करोड़ वोट इनको मिले, वहाँ कांग्रेस कमजोर है। कुछ नेताओं की व्यक्तिगत कोई कारण हो सकता है, कोई किसी का स्वार्थ हो सकता है, किसी के लालच हो सकता है। ये तो संसार है, इसमें तरह तरह का, एक ही कढ़ाई का हलवा है, कहीं से खा लो वैसा ही स्वाद आएगा। तो इसको अर्थ ये इंटरपोलेट नहीं कर सकते आप खुद ब खुद कांग्रेस कमजोर हो रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लीडरशिप स्ट्रांग है। आसाम में भी आप देखिएगा, जो परसेंटेज ऑफ वोट आप कंपेयर करिए, आप देख लेंगे। केरल में भी आप डिफरेंस देख लीजिए। मैं आंकड़ेबाजी में नहीं पढ़ना चाहता हूं, बिहार में हम जीते हैं, राजस्थान में आंकड़े मुझे नहीं पता, दिल्ली में नगर निगम में हम मैं तो जो सूरत हाल देख रहा हूँ उस पर बात करना चाहता हूँ। अशोक पंडित जी है, नमस्कार। परेशान 40 कॉलें करने के बाद मेरा नंबर आया आज आपको। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। आज की बहस बहुत ही अच्छी आपने रखी है। गुरदास कामत जी का रेजिग्नेशन पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और अपने वर्कर्स के लिए अगर कोई ऐसी बात करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, इतना सीनियर लीडर करे। एक बात। दूसरी बात, मैं ज्ञानदेव जी आहूजा की बात करूंगा। वो जो कह रहे हैं पार्टी डूब गई और ये हो गया, मैं ज्ञानदेव जी से कहूँ कि आपकी जो पार्टी है बीजेपी है ही नहीं, आपके ऊपर पूरा आवाज आरएसएस कर रही है और किसी ना देश में आरएसएस ही डंडा चलाएगी। आप देखते रह जाओगे, आप भी आरएसएस के ही हो। आपकी बीजेपी में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा ज्ञानदेव जी आहूजा जी, कि कांग्रेस ने बलिदान दिए हैं, आप एक बलिदान को सुना दीजिए। आप चलिए, मैं आपकी बातों पर राय लूंगा, ब्रेक के बाद लूंगा। अशोक जी आप इंतजार कीजिएगा। करोड़ी सिंह जी, फिलहाल लीडरशिप को लेकर क्या स्थिति है? पशुपेश वाली है कांग्रेस में? देखिए, जैसा अश्विनी जी आपने बताया कि राहुल गांधी 10 आदमी की लीडर्स की एक कमेटी बनाने ऐलान किया आज उन्होंने इस बात का। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10 होंगे या 15 होंगे, कौन लोग होंगे।
एडवाइजर्स, जैसा कि बारिट साहब ने कहा कि मार्केट फोर्सेज हावी हो रहे हैं, राजनीतिक बाजार और राजनीतिक दलों को चला रहा है, तो इन्होंने बताया कि ये एज ऑफ वॉइड है। मैं तो ये कहूंगा एज ऑफ डिसिमुलेशन की स्थिति आ रही है। चार पॉइंट दिए गए, 4 पॉइंट दिए गए। आपने पूछा एडवाइजर्स ब्लॉक में कौन होंगे? ब्लॉक में बिजनेसमैन होंगे, एक्टिविस्ट होंगे। चिदम्बरम और गुलाम नबी साहब का जिक्र यहाँ पर किया गया है और कहा गया कि ऐसे सीनियर लीडर्स भी होंगे। कलेक्टिव लीडरशिप का उदाहरण पेश करने की कोशिश होगी। लेकिन इसमें देखिए देश में स्टेक होल्डर्स और बहुत हैं, और लीडर पेजेंट्री का, लेबर फोर्स का, सबके लीडर होने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह के राजनीतिक दल हमारे बढ़ रहे हैं कि एक लाइन मैनेजमेंट की तरह से आ रहे हैं, वो नहीं चल सकता स्ट्रक्चर। राजनीतिक दलों को एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर के रूप में इवोल्व होना हो। इसमें सिल्वर लाइनिंग मुझे लग रहा है कि जैसे ममता जी के लीडर ओथ टेकिंग सेरेमनी में जिस तरह से रीजनल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं इस बात का, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे नीतीश कुमार ने कहा आरएसएस मुक्त भारत, दूसरे कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो मेरे को लगता है कि ये जो लाइन मैनेजमेंट वाला पैटर्न है ये भारतीय समाज में नहीं चल सकता। समाज की विविधता है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टी अपनी जगह पर है, उस पार्टी के नेता अपनी जगह पर है और फैसले हम लगातार देखते आ रहे हैं। इसके बाद सूरत हाल कैसे होंगे? संकट बना रहेगा ऐसी स्थिति। बिल्कुल, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं बिग फाइट लाइव में। कांग्रेस पार्टी में कलह की बात तो निरंतर सामने आती रहती है, लेकिन अगर ये इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं वो, इसीलिए लगता है कि वो इस तरीके का डिसीजन उनको लेना पड़ा, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं और पुराना कार्यकर्ता अगर इस्तीफा की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी से वो अपनी असहमति दर्ज करा रहा है। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता रिजाइन देकर जा रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर नेता अपना अपना गुट बनाकर राजनीति करने में लगा हुआ है।